हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राज कोचिंग क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज साइंस की क्लास में पढ़ने वाले हैं लाइट का चैप्टर 9। इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे यहाँ पे गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अवतल और उत्तल पहले फर्स्ट वीडियो में इसका लगभग थोड़ा सा बात करवा दिया था। यहाँ पे हम पूरा पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ पे हम इस गोलीय दर्पण की जितने डेफिनेशन है, द्वारक, ध्रुव और ये अपने फोकस, दूरी वगैरह जो टॉपिक आएगा उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल से अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था। ज्यादा समझते चलिए। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो में मैंने गोलीय दर्पण की परिभाषा बता दी है। शॉर्टकट में फटाफट दोबारा बता रहा हूँ, डिटेल से देखनी है, वहां पे देख सकते हैं। गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ, मतलब जहां से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की हो या बाहर की हो, मुड़ा हुआ हो अर्थात वक्रित हो, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण है। अब जब गोलीय दर्पण, ये तो आगे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ये एक तो होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। अवतल क्या, कौन सा दर्पण होता है? बोल रहे हैं एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, वो अंदर की ओर वक्रित अर्थात मुड़ा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण लिखना, ठीक है, गोलीय दर्पण लिखना, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। और एक बात और, जब इस दर्पण का निर्माण करते हैं तो इस दर्पण के पीछे की तरफ पॉलिश कर देते हैं। समझ रहे हो? मतलब कि जो बाहर की ओर मुड़ा हुआ भाग उस पॉलिश कर देंगे, इसमें अंदर वाले भाग को पॉलिश कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये तो इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद जो इनकी खास बात आती है वो ये आती है कि भाई ये जो दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अभिसारी है या अभिसारी है? अभी आपको बता देता हूँ। अभिसारी, ये जो दर्पण है ये अभिसारी दर्पण कहलाता है, ठीक है। और ये जो उत्तल वाला ये कहलाता है अपसारी। अब ये होता कैसे है, अब ये आपको यहीं पे समझ लेना, ताकि मैं लेंस पढ़ाऊं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, ये अभिसारी दर्पण क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना। इसके बीचों बीच एक लाइन खींचनी है जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? ये लाइन मैंने खींच दी। दर्पण के बीचों बीच एक लाइन खींच देनी है, दोनों के बीच में, ये मैंने खींच दी। अब देखो क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण लाते हैं अनंत से। आपको मैं बताऊंगा ये स्थितियां, अभी इसके जस्ट बाद स्थितियां पढ़ाऊंगा ताकि आपकी बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। स्थितियां पढ़ाऊंगा और इसके अंदर जो रेखा आती है उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पे एकत्रित करता है। याद रखिए, ये परावर्तन का नियम इस पे लागू होता है। किस पे? इस पे दर्पण पे परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश किरण आएगी और ऐसे जाएगी। तो देखो, मैं अभी आपको सिर्फ ओनली फॉर आपको क्या बता रहा हूँ कि एक अभिसारी की परिभाषा मैं यहाँ से निकाल के ला रहा हूँ। तो अभिसारी की परिभाषा बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो पहले मुझे ये बताओ, ये जो अवतल दर्पण है ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है, ये एकत्रित कर रहा है। देखो, जब भी प्रकाश किरणें आती है तो उनको एरो से शो करते हैं, ठीक है, और जाती है तब भी एरो से लगाते हैं। तो मैं लगा देता हूँ, ये मैं लगा दी। मतलब प्रकाश किरण ऐसे ही टकरा के ऐसे चली गई, ये वाली ऐसे ही परावर्तन के पश्चात उधर चली गई। अब ये बिंदु मिल रहे हैं ना, तो आपको क्या समझना है, अभिसारी दर्पण बोल देंगे, अभिसारी दर्पण की परिभाषा लिखो। तो क्या लिखोगे, देखिए बोले क्या, एक ऐसा दर्पण जो प्रकाश किरणों को, एक ऐसा दर्पण या गोलीय दर्पण बोल सकते हैं, एक ऐसा गोलीय दर्पण जो प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पर एकत्रित करता है, उस दर्पण को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभी अब आप उसको याद करोगे 2-3 बार। अभी मतलब एकत्रित करना, अभी मतलब एकत्रित करना, कलेक्ट करना। तो ये एक ऐसा गोलीय दर्पण जो प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पे, जो आने वाले प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पे एकत्रित करता है, उस दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। और अवतल दर्पण ऐसा काम करता है, इसलिए अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होगा, ठीक है। अब आते हैं उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, क्योंकि आपको पता है ऐसे प्रकाश किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात ऊपर लौट जाएगी, इसमें आएगी तो भी लौट जाएगी। तो देखो, वास्तव में ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को एकत्रित कर रहा है, फैला रहा है। ये फैला रहा है क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे ही ऊपर चली गई, ये ऐसे ही और ये इधर निकल गई। तो एक ऐसा गोलीय दर्पण जो प्रकाश किरणों को फैला देता है, उसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अप का मतलब आप ऐसे समझ लो, आप ये नहीं फैलना, आप ये नहीं फैलना। आप एक याद कर लो, ये तो अभी वाला कर लो, अप वाला कर लो, ऑटोमेटिक होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या बोला, अप का मतलब होता है फैलना। तो आपको याद रखना, अपसारी दर्पण कौन सा होता है, एक ऐसा दर्पण जो प्रकाश किरणों को फैला देता है। अप का मतलब फैलना, अप का मतलब फैलना, ठीक है, आप ऐसे याद करोगे। तो अपसारी दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल। तो उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसके गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषा है वो आपको मैं यहाँ पे डिटेल मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये पूरे बना दिए हैं, मतलब ये डायग्राम ड्रा कर दिया है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही ये तो आपको बाद में बताऊंगा, बाकी इन सभी की परिभाषा मैं आपको डिटेल में बताता चलूंगा। और इसके पहले मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो परिभाषा है, इनको समझने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है। वो चीज क्या है
कि ये जो कौन सा दर्पण है पता है। अब देखो मैं जब भी लगभग वर्क करूंगा किसी भी चीज का, मतलब डेरिवेशन वगैरह जो भी करेंगे अपन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवतल दर्पण को काम में लेंगे। किसको? अवतल को। उत्तल को यहाँ पे काम में नहीं लेंगे। तो मैं अवतल दर्पण को मुख्य मानते हुए मैं डायग्राम ड्रा कर दिया। अब आपको मैं पहले बता देना चाहूंगा ये द्वारक ध्रुव क्या होते हैं। तो अपन समझते हैं सबसे पहले ये कौन सा है, ये कौन सा दर्पण था पता है? अवतल। कौन सा था? अवतल दर्पण। ये आ गया अवतल दर्पण। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो अवतल दर्पण है तो ये दर्पण है, तो देखो दर्पण है क्या वास्तव में? एक गोला ही। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये मैंने बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा? एक गोला बन जाएगा। इसको बनाएंगे तो ये भी गोला बनेगा। अब देखो गोला है तो आपको पता है गोला होता है तो उसका एक केंद्र होता है, सेंटर भी होता है, हम अच्छे जानते हैं, और उसकी एक त्रिज्या भी होती है। भाई गोला तो केंद्र तो होगा ही, केंद्र है तो केंद्र से उसकी परिधि की दूरी, मतलब कि परिधि मान लो तो उसकी दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। अच्छे से पता है तो हम देखो इसी के बेस पे इन सबको समझे। ठीक है, अब समझते हैं पहले डेफिनेशन क्या है। द्वारक। द्वारक की बात कर रहे हैं। द्वार क्या होता है? वास्तव में गेट ही तो होता है। तो क्या बोलेंगे भाई? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ जानते हो ना, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास। दोबारा बोल दूं, परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास, परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। ये है पहली डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये पहली हो गई। दूसरी की बोल रहे हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? बोलेंगे कि भाई परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु है ना, दोबारा सुनना, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होता है वो कहलाता है ध्रुव। दोबारा बोल दूं, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव की एक खास बात है वो आपको याद रखनी है। ध्रुव की खास बात क्या है कि ध्रुव पे जो भी प्रकाश किरण आपतित होती है, ध्रुव के ऊपर जो भी प्रकाश किरण आपतित होती है, वो जिस कोण से आपतित होती है उसी एंगल से वापस लौट जाती है। मतलब कि ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन किरण है जो आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट में। ये हो गया ध्रुव। अब आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है इसके बारे में बताना है। ये मुख्य अक्ष है जिसके सब ये वाली, ये जो आपको लाइन दिख रही है ब्लू कलर में, ये वाली रेखा, इसके बारे में क्या बताएंगे? बताएंगे कि भाई एक ऐसी रेखा मुख्य अक्ष है, तो इसके बारे में बताएंगे भाई एक ऐसी अक्ष, या ऐसे बोल दो किसी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। समझ गए? किसी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष की डेफिनेशन हो गई। अब आता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु बहुत शानदार है। क्या बताएंगे? देखो इसके डेफिनेशन बताएंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, क्या बोलेंगे? या ऐसा बोल सकते हो भाई किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अनंत या किसी वस्तु, आप ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे? अनंत या किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, समझना आप यहां से, देखो यहाँ पे गुजर रही है, ये गुजर रही है वास्तव में, लेकिन जब इस दर्पण की बात करूं उत्तल की, तो यहाँ पे गुजरेगी नहीं क्योंकि फैला देता है, अभी बनाया था डायग्राम। तो जिस बिंदु पर गुजरती है यह गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे तो फील हो रहा है, वहां पे वास्तव में गुजरी है। तो अनंत या किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। ओके, ये क्लियर हो गया आपका फोकस बिंदु, ये आ गया। अब आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? बोल देंगे भाई किसी दर्पण के मुख्य फोकस या फोकस बिंदु बोल सकते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा बोल सकते हो आप, उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, काल्पनिक दूरी बोलना, रेखा नहीं, सॉरी, काल्पनिक दूरी। किसी क्या बोलेंगे? किसी दर्पण के फोकस बिंदु को और ध्रुव को मिलाने वाली जो दूरी है, दोनों के बीच की दूरी है, उस दूरी को बोल देंगे फोकस दूरी। ठीक है, क्लियर? ये आ गया फोकस दूरी। अब आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? बता देंगे भाई, हम एक दर्पण को एक गोले का केंद्र मान सकते हैं, तो उस गोले का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसके बाद आता है 7वें नंबर का वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या के बारे में क्या बोलेंगे? बताएंगे कि भाई उस मतलब क्या बोलेंगे? बताएंगे कि भाई वक्रता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव, देखो ये ऐसे ही तो चल रहा है, ये ऐसे है पूरा गोला, तो ये सी है, ये सी क्या है? इस गोले का केंद्र। तो इस गोले के केंद्र से और परिधि तक की दूरी तो बताई थी, तो क्या बताएंगे? गोले वक्रता केंद्र सी तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य
की जो दूरी है उस दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और ये त्रिज्या कितनी होती है 8। बस यहाँ पे वक्रता एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, कर्व, क्योंकि ये मुड़ा हुआ इसलिए इसको कर्व बोल देते हैं। तो वक्रता त्रिज्या इसकी हो गई। फ्रेंड्स ये हो गई इसकी सारी जितनी भी डेफिनेशन थी वो मैंने बता दी। अब हम चलते हैं इसके कुछ मतलब इनकी रेखाओं के बारे में चलते हैं, फिर हम अगली वीडियो में करेंगे इसके कंडीशंस को। देखिए यहाँ पे हम कुछ विशिष्ट गोलीय दर्पण में कुछ विशिष्ट किरणों का उपयोग करेंगे। उन किरणों को यहाँ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अक्ष के समांतर, दूसरी फोकस है, तीसरी अभिलंब और चौथी तिर्यक किरणें हैं। और इसके पहले मैं आपको समझा दूं कि गोलीय जो दर्पण है मतलब ये अवतल है और ये उत्तल दर्पण है। तो ये जो उत्तल वाला दर्पण है कौन सा, उत्तल वाला, और ये अवतल है। तो ये उत्तल दर्पण है ना, इस दर्पण के अंदर जो फोकस वगैरह फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र पीछे की तरफ होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर इसको गोला बनाऊं तो इसका गोले के केंद्र किधर आएगा, ये गोला बना दूं ये ऐसे, तो इसको गोले का केंद्र किधर आएगा, अंदर आएगा, तो फोकस वगैरह अंदर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर बाहर की तरफ आएगा तो सामने हो जाएंगे। अब आते हैं अपने मेन उद्देश्य पे। बताएंगे क्या अपना उद्देश्य क्या है। अक्षक समांतर किरणें क्या बताएंगे भाई, किसी वस्तु से या अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, वे किरणें जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उन किरणों को बोलते हैं अक्ष के समांतर किरण। क्लियर, ये हो गया इसका। ये देखो गुजरती हुई प्रतीत हो रही है और ये वास्तव में गुजर रही है। कहां से, फोकस से। मतलब क्या बोलेंगे, अनंत से या किसी वस्तु से आने वाली वे प्रकाश किरणें जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उन किरणों को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अक्ष के समांतर किरण। अब पढ़ते हैं फोकसीय किरण। दूसरा है फोकसीय किरण, ये डायग्राम ड्रा कर दिए हैं। दूसरा है फोकसीय किरण। फोकसीय किरण क्या होती है बताएंगे, फोकसीय शब्द से पता लगा लो। फोकस से मतलब वे किरणें जो फोकस से गुजरती है, ये फोकस से गुजर गई, वे किरणें जो मुख्य फोकस से गुजरती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ गए, मतलब वे प्रकाश किरणें जो मुख्य फोकस से गुजरती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। ये जैसे इनकी बात करें तो ऐसे आएगी और ये ऐसे गुजरती प्रतीत हो जाएगी और ऐसे लेट जाएगी, मतलब कि जस्ट समांतर किरणों का विपरीत, ठीक है। तो फोकस से गुजरेगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो उन किरणों को बोलेंगे फोकस किरणें। अब चलते हैं अभिलंब किरणों की तरफ। ये देखिए तीसरी किरण है अभिलंब किरण। अभिलंब किरण क्या होती है, बोल रहे ऐसी किरणें जो किसी दर्पण के मतलब कि इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र से गुजरती है। ऐसे किरणें जो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। वक्रता केंद्र से कैसे गुजरेगी, यहाँ से सी से गुजर जाएगी, फोकस से गुजरेगी, फोकस ही है, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, अभिलंब किरण है। इसको अभिलंब क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि जिस एंगल पे अभी बताऊंगा इसकी खास बात क्या होती है कि ये जिस कोण पे आती है उसी कोण पे वापस लौट जाती है। मतलब वे प्रकाश किरणें जो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र सी से गुजरती है, समझिए, वक्रता केंद्र सी से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, अभिलंब किरण कहलाती है। और अभिलंब किरणों की खास बात है, वो खास बात क्या है कि जिस कोण पे आती है पुनः उसी, ऐसा बोल सकते हो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पे परावर्तन के पश्चात लौट जाती है, ठीक है। जैसे इस मार्ग पे है तो उसी पे लौट जाएगी, ये इसकी खास बात है। इसका उपयोग मैं करूंगा जब मैं स्थिति बनाऊंगा उस समय, तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी वाली जैसे इसकी बात करें, अब इसमें तो गुजर ही नहीं सकती, हाँ, लेकिन ऐसे जा सकती है, ये यहाँ पे आ सकती है किरण और ये इसको गुजरती हुई प्रतीत हो सकती है। मैंने बोला था प्रतीत होती है, ये प्रतीत हो रही है और वापस इसी मार्ग पे लौट जाएगी। अब चलते हैं चौथे की ओर, तिर्यक किरण की तरफ। फ्रेंड्स ये इसकी चौथी किरण तिर्यक किरणें। तिर्यक किरणें क्या होती है बताएंगे कि भाई वे प्रकाश किरणें जो, सॉरी मैंने पी लिखा नहीं, ये पोल होता है ना, पोल यानी ध्रुव, तो वे प्रकाश किरणें जो दर्पण के ध्रुव से गुजरती है, ठीक है, तिर्यक किरणें कहलाती है। इसका भी इस्तेमाल लगभग शायद हाँ होगा, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे। वे प्रकाश किरणें जो दर्पण के ध्रुव से गुजरती है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से गुजरती है, तिर्यक किरणें कहलाती है। और इनकी खास बात क्या है, सबकी खास बात अपनी एक यूनिक बात है सबके अंदर। यूनिक चीज क्या है कि बताएंगे कि भाई ये जिस कोण पे आती है उसी कोण पे वापस लौट जाती है, मतलब कि कोण आई का मान कोण आके बराबर होता है, जो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। और इसमें एक चीज हमने मिस की है, वो है ये वाला फॉर्मूला R बराबर 2F का। फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बताऊंगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन, संबंध, ये फॉर्मूला बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको समझने के पहले मैं आपको इनकी स्थिति बनवाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा, ताकि आपको वो डायरेक्शन अच्छे समझ में आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वीडियो में इतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनकी जो भी स्थितियां बनती है दर्पण की वो बनाएंगे, और हो सके तो उस वीडियो में पूरी स्थितियां बना के और डायरेक्शन को भी वहां पे हम कर लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कार्तीय चिन्ह परिपाटी बताऊंगा, जो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए और हमारा साथ देते रहने के लिए आपका एक बार दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।